Hi everyone, good morning and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं राव मोविशाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इस करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको जून मंथ का तारीख 20 से लेकर तारीख 30 तक की खबर देता हूं। कहने का मतलब है ये जो एक डिजिट है, ये जो एक तारीख है, मात्र एक तारीख नहीं, सच पूछिए तो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा, पीने वाले को नहीं पीने का बहाना, ये सब चीजें हैं। ठीक उसी तरह से पढ़ने वाले को कुछ भी मिल जाए वो पढ़ डालते हैं और उसका प्रासंगिक तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक वैसे ये डिजिट नहीं, एक बहाना है हमें बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने का ही नहीं, उसको एसिमुलेट करके आगे इसका इस्तेमाल करना कंपटीशन वर्ल्ड में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं क्या क्या है जून में। हमने जून पे 3 वॉल्यूम आपके लिए रखा था, फर्स्ट वीक का, सेकेंड वीक का और ये। तो इस ख्याल से अगर हम देखें तो क्या क्या नजर आएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 20 जून का इंपॉर्टेंस। हमने कल आपको बताया था द इंपॉर्टेंस ऑफ 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है। नो डाउट, डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 3 सितंबर, आई मीन 3rd सैटरडे ऑफ द जून, जो इस बार 2022 में 19 जून को पड़ रहा है। तो इस साल 2022 के 19 जून को जो 3rd सैटरडे आने वाला है वह वर्ल्ड फादर डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि विश्व पिता दिवस कब मनाया जाता है? 3rd सैटरडे ऑफ द जून मंथ। इस बार 2022 में यह कब पड़ रहा है? 19 जून को। अर्थात 19 जून को है भारत नहीं पूरी दुनिया के संदर्भ में क्या? वर्ल्ड फादर डे। हमारे आपके जीवन में माता पिता का जो महत्व है हम सब वाकिफ हैं, अनुभवी हैं, और उसमें पिता के संदर्भ में देखें तो हम मदर डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड फादर डे भी मनाते हैं, पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। तो फादर का संदर्भ जो है समझना है। ठीक है, अगली कड़ी में आइए। अब आज से जो हमने शुरू करना है वो ये 21 जून के ऊपर बात करें। आज का हमारा टाइटल है जून 21 से लेकर 30 2022 के संदर्भ में। तो इस आधार पर देखते हैं 21 से 30 जून के बीच में क्या क्या होता है। तो बहुत सारी जानकारियां हैं 21 जून के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली। लाइव नहीं है, ये कर दिया करिए, हमें कहने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान में रखना है 21 जून। सबसे पहले हम इसे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। भूगोल में सूरज का जो गति है, उत्तरायण और दक्षिणायन का जो क्रम है, जिसको हम कहते हैं साउदर्न मूवमेंट ऑफ सन, नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ सन, यानी कि कुल मिला के जो मूवमेंट ऑफ सन है, यानी सूरज की जो गति है, वह गति 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो जो सन है अपने सोलर सिस्टम के साथ, जो सन है वह अपनी गैलेक्सी में जो घूम रहा है वह 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अर्थ के एंगल के अकॉर्डिंग जो उसका इंक्लिनेशन बनता है अर्थ का, जो 23.5 डिग्री के संदर्भ में देखते हैं। लेकिन जो कुछ भी वर्चुअली ग्राउंड पर आभासी रूप से जो मूवमेंट हमें फील होता है अर्थ और सन के बीच में, तो सन का जो वर्चुअल मूवमेंट है वह पृथ्वी के, अगर इमेजिनरी लाइन से हम मेजर करने की कोशिश करें तो ये पृथ्वी के इमेजिनरी लाइन से, अगर हम इसे लैटिट्यूड से, इमेजिनेशन के साथ करते हैं, लैटिट्यूड से यानी अक्षांश रेखा से, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मूवमेंट करती है। कर्क और मकर रेखा के बीच में वर्चुअल मूवमेंट करती है। कर्क रेखा को आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर को, और बीच में जो है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री क्या अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 23.5 डिग्री
साउथ लैटिट्यूड, ये जो 23.5 और 23.5 कुल मिला के लगभग 47 डिग्री का जो एक पूरा पट्टी बेल्ट बनता है, इसी में सन का मूवमेंट पूरे एक साल में वर्चुअली हमें फील होता है। ये जो एक साल का मूवमेंट है, इस मूवमेंट के दरमियान हम देखते हैं क्या 21 जून को सूरज कर्क रेखा के ऊपर होता है, वर्टिकल ऑर्डर पे, कर्क रेखा के ऊपर, कहते हैं ना परपेंडिकुलर, तो कर्क रेखा के ऊपर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 21 जून को सूरज अपने नॉर्दर्न मूवमेंट के एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच चुका होता है, उसे आगे बढ़ने की स्थिति नहीं होती, पहुंच चुका होता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि 21 जून को इस समर सीजन, जून समर का महीना है भारतीय संदर्भ में, तो हम इसे कहते हैं समर सॉलिट्यूड्स या सॉलिट्यूड, यानी कि ग्रीष्मकालीन विषव ये कहा जाता है। तो हम कुल मिला के देखें, सूरज अगर कर्क रेखा पे होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश ज्यादा देर तक बना रहेगा। इसका मतलब हुआ कि दिन सबसे लंबी होगी। कहां? उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है सबसे लंबी होगी। इसका मतलब समझ में आई क्या हुआ? रात छोटी हो जाएगी, क्योंकि सारी बातें तो 24 घंटे के भीतर होनी है। तो अगर दिन 13 घंटे 56 मिनट 59 सेकंड के आसपास का होगा तो कितना बच गया 24 घंटे में? जब हम 14 घंटे लगभग छांटते, 10 घंटे, यानी 10 घंटे 3 मिनट सम सेकंड, ये रात हो जाएगी। तो रात और दिन का फर्क लगभग 4 घंटे का होगा, यानी दिन सबसे लंबा, रात सबसे छोटी होगी। यह कब होगी? 21 जून को, प्रत्येक वर्ष होगा। तो याद रखिएगा, समर सॉलिट्यूड 21 जून को है। 1 सबसे लंबा दिन है, 2 सबसे छोटी रात होगी, 3 लेकिन सबसे लंबा दिन कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी अर्धगोलार्ध में। ये मतलब निकल के आया। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या बनता है? अब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे 21 जून का एक और कड़ी आते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो शास्त्र है, आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान, और हमारा जो एक चिकित्सा पद्धति है जिसे हम कहते हैं योग, जिसे पतंजलि ने आगे बढ़ाया, तो पतंजलि को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ योगा। और आप भी जानते हैं 6th सेंचुरी BC में, जब हम गौर फरमाए वैदिक काल का लास्ट समय चल रहा था, उस वक्त में 6th सेंचुरी BC में कई दर्शन विकसित हुए, नंबर ऑफ फिलॉसफी डेवलप, 363 प्रकार के हम देखते महापुरुष अपने अपने फिलॉसफी के साथ मौजूद थे, और उन्हीं में से 6 दर्शन के रूप में विकसित हो गए, जिन्हें हम षड दर्शन कहते हैं, 6 फिलॉसफी। और 2 तो बड़े धर्म के रूप में विकसित हुए, जिन्हें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं। यह पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगले पॉइंट पर आइए। इन षड दर्शन में एक दर्शन है सांख्य, जानेंगे, जो सबसे पुराना है, कपिल मुनि। ऐसे ही योग दर्शन है जिसके प्रणेता हुए आपके पतंजलि। उसी योग दर्शन को ध्यान में रख के हम बात करने जा रहे हैं। 21 जून को हम देखते हैं 2015 से मिस्टर मोदी के प्रयास से विश्वव्यापी स्तर पर यूएनओ ने इसे टैकल किया और वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ। इस बार भी योगा फॉर ऑल यानी कि हेल्थ फॉर ऑल का संदर्भ थीम रखा गया है 2022 में। यूनाइटेड अरब अमीरात ने तो कल से ही योगा का पूरा एक वीक सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। हम भी योगा करेंगे, दुनिया योगा करेगी, और लगभग 56 इस्लामिक देशों में से नियर अबाउट 40 इस्लामिक देश भी योगा सेलिब्रेट करते हैं। याद रहे, हम जब नमाज फरमाते हैं उस वक्त भी जो हमारे पॉस्चर्स ऑफ बॉडी होते हैं, ये योगा ही है और कुछ भी नहीं, सच पूछा जाए तो कुल मिलाकर के बात हुई 21 जून को वर्ल्ड योगा डे 2015 से है। इस बार 8वीं योगा दिवस मनाई जाएगी वर्ल्ड लेवल पे। ये ध्यान में रखने की चीज है। हमने 21 जून ही क्यों चूज किया, उसके 2 रीजन है। एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा देश है, एक ये रीजन। दूसरा, ये लॉन्गेस्ट डे है। इसका मतलब है कि हमारी आयु भी लॉन्गेस्ट होती है, यानी लॉन्गर हो जाती है योग करने से। ये सब संदर्भ दिखाता है। तो वर्ल्ड योगा डे 21 जून। तो आपने देखा 21 जून की 2 बातें। तीसरी खासियत क्या है? हाइड्रोग्राफी डे। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है, और एक कुल मिलाकर के वर्ल्ड म्यूजिक डे भी।
सही बात कहते हैं, संगीत यानी विश्व संगीत दिवस। हम इसके बहाने 5-6 सवाल तो तय कर ही लेंगे। विश्व संगीत यानी समझिए, कहते हैं संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया को एक कर देती है, अलग अलग धर्मों को एक जगह पर ला देती है। और ऐसे ही एक समा बांधी जाती थी, कहां? निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, दिल्ली में, उनके खानगाह यानी आश्रम में। और उस समा को कहते हैं संगीत समारोह, जो अल्लाह की इबादत में, उनकी प्रशंसा में जो शुरुआत हुई, एक खास गायन पद्धति जिसकी शुरुआत तो हुई जरूर निजामुद्दीन औलिया के दिल्ली स्थित खानगाह में, पर इसे आरंभ करने वाला कोई और नहीं, तूतिए हिंद आमिर खुसरो ही थे। तो ये ध्यान में रखना। तो शमा ये भी क्लियर हो गया। अब आपसे पूछता है मदर ऑफ म्यूजिक किसे कहा गया है? तो साम वेदा, यू नो देयर आर 4 वेदास, so सामवेदा is considered the mother of songs and music। संगीत और गीत की जननी सामवेद को कहा गया है। साम का मतलब यह है लिरिकल, जो गाया जा सके, गाए जाने वाले पद, तो यह सामवेद है। तो सामवेद से ही संगीत का जन्म होता है और गीत का भी, म्यूजिक एंड सॉन्ग। तो पॉइंट क्लियर है। तो आप ये देख लिया कि सामवेद से रिलेट कर दिया। संगीत के साथ सुर होते हैं, बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में संगम काल में चोल साम्राज्य के तहत एक राजा हुआ जिसका नाम था करईकाल। करईकाल यू नो बेटर, संगम काल का महानतम शासक था। श्रीलंका विजयी किया था, 60,000 गुलाम को पकड़ के लाया था, कावेरी नदी पे पुहार बंदरगाह स्थापित किया था और 11 युद्ध लड़े थे, एक भी हारा नहीं था। उसका पांव जला हुआ था, इसलिए उसे करईकाल कहते हैं। उसके नाम पे आज एक डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, आप हम सब जानते हैं। जनाब करईकाल एक महान संगीतज्ञ था, 7 सुरों का ज्ञाता था और उसकी बेटी और दामाद दोनों क्या थे? बड़े नर्तक थे। तो याद रखिएगा, आज भी दक्षिण भारत में नृत्य और संगीत की शिक्षा एक कॉमन शिक्षा के रूप में हर बच्चे को दी जाती है, खास करके हर परिवार के लड़कियों को तो जरूर दी जाती है। तो दिस इज द रियलिटी अबाउट दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे। आजकल तो हम जानते हैं पुराने पद्धति को फिर से ला रहे हैं और हम म्यूजिक को मेडिसिन बना दिया है। सही बात है, आजकल म्यूजिक से इलाज होता है और योगा करने में भी तभी आनंद आता है जब साथ में कोई म्यूजिक चले। जब आप ड्राइव करते हैं तो कोई म्यूजिक चलना चाहिए, जब खाना खा रहे हैं तो कोई म्यूजिक चलना चाहिए, आप उदास भी हैं तो कोई म्यूजिक चाहिए, मुकेश का म्यूजिक चाहिए। यानी हर पल आप उससे घिरे नहीं हैं, आप उसको जी रहे हैं। यह आनंद है संगीत का। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बात करें। अब हमारे पास 22 जून कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन 23 जून के बहाने हम बात करेंगे आपसे। 23 जून 1757 सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे के बीच द बैटल ऑफ पलासी हुआ था। आपको यह याद रखना चाहिए। तो 23 जून के बहाने आप क्या याद करेंगे? बैटल ऑफ पलासी। इसे पलासी क्यों कहा गया? तो जरा समझिए। पलास का पेड़ होता है, इसके फूल बड़े ही रेडिश केसरिया रंग के होते हैं और जितनी गर्मी बढ़ेगी फूल का रंग उतना ही चटक खिलेगा और दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि कहीं आग लग गई है जंगल में। इसीलिए इस पेड़ का दूसरा नाम है जंगल की आग, आई मीन फायर ऑफ वुड। तो यह पलास का नाम है। जनाब इसी का एक नाम है ढाक और इसी से मुहावरा बनता है ढाक के 3 पात, यानी नथिंगनेस। जनाब इसके फूल को ही, इसी के पेड़ को कहते हैं टेसू और इसी के फूल को कहते हैं टेसू के फूल और इसी को आप मुहावरे में लेके आते हैं। जब कोई कमजोर पुरुष स्त्री बात बात पे छोटे छोटे संघर्ष से भी जूझने में कठिनाई होती है और अपनी तकलीफों से रूबरू होते ही आंखों में आंसू छलक आते हैं, रो जाते हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे कमजोरी दिखाता हो, तो हम लोग कहते हैं आंसू नहीं टेसू के फूल हो गए। यानी कि थोड़ी सी भी तकलीफ हुई रो बैठे। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये जो ढाक यानी कि ये जो पलास यानी कि ये जो जंगल की आग यानी कि ये जो टेसू का फूल होता है, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसका नेचर है धूप कड़े होते ही ये सारे फूल झड़ जाते हैं, जमीन पे आ जाते हैं। समझ में आई? तो इसलिए मुहावरा बना है टेसू के फूल, आंसू नहीं टेसू के फूल हो गए। तो मैंने एक मामूली चीजों को 4 एंगल से बताया है। तो याद रखिएगा पलास के मैदान में ही, जंगल के ही बीच ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम है पलासी का युद्ध। ये 1757 में हुआ था। एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अल्हर मस्त
टिपू सुल्तान की भांति, और कह सकते हैं राहुल गांधी की तरह, यानी ना कोई समझ ना कोई अंदाज, और वो लड़ लिए जनाब किससे, आप भी जानते हैं। और याद रखिएगा, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ ये 50,000 लगभग फौज के साथ, और सारे जो है यूरोपियन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ 500 के साथ थी। घंटे भर की लड़ाई में इधर 500 से ज्यादा मारे गए और उधर 5 घायल भी नहीं हुए। समझ में आ गया, और पहले ही समझ में आ गया था, तो 15 तारीख से ही अपने फूफा का पांव पकड़ रहा था, माफी दे दीजिए, मत करिए ऐसा, पर उसने तो टाल दिया कि नहीं मैं नहीं षड्यंत्र में शामिल। पर जो भी है, पलासी के युद्ध में किसी तरह से जान बचा करके भागा सिराजुद्दौला, और अपनी पत्नी लुफ्तुनिशा को महल से लिया, कहो चलो सब लुट गया, आगे बढ़े, जंगल की ओर भागा। लेकिन मीर जाफर ने कहा, मीरन बेटा कर क्या रहे हो, जब तक ये मरेगा नहीं गद्दी मिलेगी नहीं। तो मीरन ने घेर लिया जंगल में और अपने एक सिपाही सलीम को कहा, देख क्या रहे हो, बिहेडेड, और दोनों का गला उतार दिया गया। और इस तरह से सिराजुद्दौला और उसकी प्यारी पत्नी लुफ्तुनिशा का अंत हुआ। और फिर परितोषक के रूप में आपको भी मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब अपॉइंट किया, क्योंकि आप भी जानते हैं अंग्रेज बहुत तेज थे, वो अक्सर जोर का झटका धीरे से देते थे, जल्दी एक्शन में नहीं आते। इनडायरेक्टली अगर काम चल रहा है तो सामने आने की जरूरत क्या है। तो ये है आपका पलासी का युद्ध। हमने तो 23 तारीख की महिमा बताई है, और इस बहाने आपको इतिहास के तमाम सवाल ज्ञात होते जा रहे हैं। अब आइए 24 तारीख पर, 24 जून का क्या फलसफा है। अब आप इसको जल्दी याद भी नहीं करते, लेकिन मैंने क्या कहा, जीएस समझना है तो इसके बहाने भी समझा जा सकता है। 24 जून 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी नशीं होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का, उसकी गद्दी नशीनी की तारीख क्या है, यही 24 जून 1206। कहां, लाहौर, ना कि दिल्ली में, लाहौर कैपिटल था वो। तो याद रखना है, दिस इज द बिगनिंग। और लास्ट कब होगा दिल्ली सल्तनत, 21 अप्रैल 1526, पानीपत का पहला युद्ध। आपको मालूम है, इब्राहिम लोदी वर्सेस जहरुद्दीन बाबर यानी कि कलंदर। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध होगा और अंत हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का 300 लगभग 20 वर्षों का इतिहास का समापन हो जाएगा। तो ये याद रखने की चीज है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो है वो है आपका 25। जैसा कि आपको मालूम है, 25 जून 1945 क्या कहता है। 25th of June 1945 at Shimla, the capital of British India, summer capital of British India, यानी ब्रिटिश भारत सरकार के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल ने कई पार्टियों को बुला के एक कॉन्फ्रेंस किया, जिसे कहते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन, जिसका मकसद था वेवेल के प्रस्ताव पर इन राजनीतिक दलों के नेतागण के साथ विचार करना, ताकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर को भारत के संसाधनों सहित भारत के लोगों का समर्थन प्राप्त हो। हम सब पहुंचे थे, हम सब का मतलब हमारे लीडर सब पहुंचे थे, और शिमला कॉन्फ्रेंस में हमने नकार दिया उनके दिए गए प्रस्ताव को। क्रिप्स को सच पूछे तो कांग्रेस ने नकारा, और वेवेल प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने नकार दिया। और इस तरह से शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून को हुआ, जो याद दिलाते हैं आपको कि कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ। अब नेक्स्ट में आइए 26। अब हम बात करते हैं 26 जून की। आखिर कुछ है या नहीं, तो हां, 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। कहने का मतलब यह है, हम 26 जून को वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह दिवस मनाते हैं उनके लिए जो ड्रग अब्यूज्ड हैं, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है। सच पूछिए तो उड़ता पंजाब के लिए मनाया जाए। सच पूछिए, आज भारत की स्थिति बहुत ही बदतर है, और शायद पूरे विश्व की यही हालात है। ड्रग्स बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं, कॉमनली उपलब्ध हो रहे हैं, और सबके
पहले तो ये सिर्फ महादेव के पास होता था और वो धूकते रहते थे, लेकिन आज ये हिप्पी वाला जो कल्चर है ये हर जगह पहुंच गया है। यकीन मानिए, गांव गांव में, चौक चौराहे पर यह बिकता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। और अब तो इधर लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जगह शराब पे पाबंदी छा गई है, इसीलिए इस तरह की चीजें लोग लेने लगे हैं। तो याद रखना है, 26 जून को हम और मनाते हैं वर्ल्ड डे टू सपोर्ट विक्टिम ऑफ टॉर्चर। हमारे उन व्यक्तियों का जिसे टॉर्चर किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, चाहे सरकार के द्वारा भूलवश, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार या कोई संगठन, कोई व्यक्ति विशेष, किसी तरह के टॉर्चरिंग के लिए हम उसके लिए एक दिन मनाते हैं कि ऐसा ना हो, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अभी स्टार्ट हुई है क्लास बेटा 11:30 से 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। पलासी का युद्ध, हाँ सर वीडियो पाउज है क्या? नहीं बेटा। व्हेन शिमला बिकम कैपिटल, सचिन शिमला जो है कैपिटल जो बना उसके संदर्भ में देखें तो पहले लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को एनेक्स्ट किया नेपाल से, फिर सुगौली की संधि होती है 1916 में और उसके तहत यह सब रिकॉग्नाइज हो जाता है और शिमला बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट समर कैपिटल। ठीक है सचिन, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे 27 जून कोई खास नहीं है, 28 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे। आज जहां पे टर्की है, जिसका नया नाम, अपने पुराने नाम को नए नाम से फिर से लाया है, जिसको कहेंगे तुर्कीये। तो टर्की लिखा जाता है TURKY, अब Y के बाद E लगा देंगे, टर्की यानी तुर्कीये। ये एक्चुअल नेम है। याद रहे, टर्की का मतलब बहुत कुछ होता है, तो उन्हें लगता है कि हमारे देश का ये छवि अच्छा नहीं है। चूंकि खिलाफत आंदोलन के 100 साल पूरे हो गए कंप्लीटमेंट के 1922 से लेकर के 2022, तो इसीलिए अर्दोगेन जो राष्ट्रपति हैं हमारे तुर्की के, कुछ अभी बहुत फॉर्म में है। ये फॉर्म अगले साल जाते जाते कम हो जाएगा, क्योंकि वो यादें भी कम हो जाएगी कि सेंटेनरी खिलाफत मूवमेंट बना रहे हैं। तो तुर्की देश का नाम पड़ गया है। तो तुर्की, यूनान, एजियन सी, इन सब के बीच का जो एरिया है उसे कहते हैं बाल्कन। ये जो बाल्कन है रीजन, जो एजियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी का ज्वाइंटिंग एरिया है, बाल्कन को लेके अक्सर तुर्की के उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर को लगता था ये हमारी बपौती है, हमारी ही रहनी चाहिए। जैसे चीन को कभी लगता है, कभी किसी अमेरिका को लगता है, कभी रसिया को लगता है, कभी हम भारत सोचने लगते हैं कि वो अफगानिस्तान, वो ईरान का बॉर्डर, वो पूरा का पूरा बांग्लादेश, दक्षिण एशिया सब हमारा हो जाए। ये सब गलत बातें, समय के साथ हर चीज बदलता है, पर हां जितनी अभी है उसकी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि कहां गया, ऐसे ही क्षेत्र है बाल्कन। तो बाल्कन में अक्सर जो है रशियन पावर, ब्रिटिश पावर, फ्रेंच पावर और ट्यूडर डायनेस्टी ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सब चाहते थे कि हमारे एरिया में इसका प्रभाव जो है बना रहे, हम इस पर हुकूमत करें तो हम करें। जैसे कश्मीर को लेकर के कई लोग चाहते हैं, अफगानिस्तान को लेकर कई लोग चाहते हैं। ऐसे हालात में हम देखते हैं बाल्कन में युद्ध छिड़ा 1912 में और लगभग 14 तक चला। बाल्कन के इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध का पूर्वाभ्यास, रिहर्सल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया है। इसे बारूद का पीपा कहा गया है। और ऑस्ट्रिया का राजकुमार मिस्टर फर्डिनेंड की शादी हुई और हनीमून मनाने के लिए ऑस्ट्रिया अपने ही देश के, साम्राज्य के
एक ऐसे स्टेट में गया जिसका नाम था सेराजेवो। ध्यान देंगे, सेराजेवो में गया और वहां पर उसकी हत्या हो गई। ब्लैक हैंड नाम का दुनिया का पहला आतंकवादी संगठन काला हाथ ने उसकी हत्या कर दी पब्लिक प्लेस पर। इससे ऑस्ट्रिया का राजा क्षुब्ध हुआ, उसका प्रिंस बेटा मारा गया। बिल्कुल इसको ऐसे समझिए जैसे भारत है और भारत का ही एक क्षेत्र काफी ऑटोनोमस और डिस्टर्ब रहा, लाइक जम्मू कश्मीर, और वहां पे कोई भारत का राजा का बेटा जाता है और वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा। तो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी होती थी सेराजेवो। तो सेराजेवो में फर्डिनेंड की हत्या हो गई, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार ही नहीं होने वाले सम्राट थे। इस पर ऑस्ट्रिया ने सेराजेवो को कहा कि आप 1 महीने के भीतर, याद कब हुआ हत्या? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियाई प्रिंस फर्डिनेंड किल्ड बाय ब्लैक हैंड एट सेराजेवो। तो सेराजेवो वॉज द कैपिटल ऑफ सर्बिया। सर्बिया को ऑस्ट्रिया के किंग ने अल्टीमेटम दिया, डॉर्जियर भेज दिया कि 1 महीने के भीतर आप अपराधी को गिरफ्तार करके हमारे पास भेजिए और इसका हर्जाना दीजिए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहिए। जैसे रसिया ने कहा यूक्रेन को, आप नाटो में ना मिलें, हथियार गैदर ना करें, हमें कोई एतराज नहीं, वरना युद्ध असंभावी है, और यह युद्ध हो गया। ऐसे समझ में आया। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया ने यह अल्टीमेटम दिया और सर्बिया ने कहा कि हर्जाना में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्रिमिनल्स कौन है ये मुझे नहीं पता, इट विल टेक टाइम। जैसे पाकिस्तान अक्सर कह देता है कि मुझे नहीं पता कहां पे घुसा हुआ है इतने सारे टेररिस्ट, जो बंबई पे हमला करता है, कश्मीर में हमला करता है, ढेर सारे हैं, आप भी जानते हैं। यही हालात थे। लेकिन ऑस्ट्रिया तो उस वक्त की तलाश में था कि कोई बहाना मिले, और बहाना तो बहुत खतरनाक मिल गया था। इसलिए अब ठीक 1 महीने बाद 28 जून 1914 को यह होता है। ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया, एंड इट इज कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर हमला किया 28 जुलाई 1914 को, इसे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ माना गया है। वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए सर। टेक्निकल पर्सन से मैं पूछूंगा कि वीडियो क्वालिटी देखते हुए आपको कोई ऑप्शंस मिलता है कि नहीं, तो बात करूंगा मैं। ओके, अब आइए। तो आपने देख लिया एक तो what was the immediate cause behind the beginning of First World War? Your immediate cause is considered the Prince of Austria, Mr. Ferdinand, killed by Black Hand terrorists at Sarajevo in Serbia. That was a disturbed area of Austria. चलिए, 29th, that is very important. 29 जून का भी अपना महत्व है, जरा गौर फरमाएंगे। 29th of June, it is the birth of our prominent national hero, the name Prashant Chandra Mahalnobis, PC Mahalnobis। PC Mahalnobis का जो जन्म है वो 29 जून को है। ये बहुत बड़े सांख्यिकी के विद्वान हुए, स्टैटिस्टिक्स, और इन्होंने सांख्यिकी से जुड़े एक संस्थान की स्थापना कोलकाता में की, जिसका नाम रखा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। समय के साथ इस संस्थान को भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया और इसका नाम रखा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO। एंड फाइनली 10 साल पहले इसका नाम थोड़ा चेंज करके रख दिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट,
आई मीन इंस्टीट्यूशंस, ये कोलकाता में है। यही है जो भारत सरकार को प्राइमरी लेवल पे सारे इकोनॉमिक डाटा अवेलेबल करवाती है। भारत सरकार जो इतनी सारी योजनाएं बनाती है, इन योजनाओं के पीछे डाटा चाहिए। वो डाटा कौन देती है? ये सारा डेटा यही देती है सांख्यिकी संगठन। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर आइए। ये हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में हम 2006 से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। पॉइंट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ध्यान दीजिए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस सेकेंड 5 ईयर प्लान के प्लानर भी हैं, योजनाकार भी हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को प्रिपेयर करने का काम इन्होंने किया और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका मॉडल होता है पीसी महालनोबिस मॉडल, बेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग पर था। तो आपसे पूछता है महालनोबिस योजना किसे कहा गया? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को। सेकेंड 5 ईयर प्लान के मॉडल कौन थे? तो हम कहेंगे महालनोबिस मॉडल थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान को किसने प्रिपेयर किया? तो हम कहेंगे पीसी महालनोबिस ने किया। हैवी इंडस्ट्री मॉडल कौन सी योजना में थी? तो सेकेंड में थी। अब सवाल ध्यान देंगे, आगे अगले 7 योजनाओं तक, 7 पंचवर्षीय योजनाओं तक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को तवज्जो दी गई। इसीलिए पीसी महालनोबिस को कहते हैं, ध्यान देंगे, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार। शब्द पर ध्यान दें, जब पूछे पंचवर्षीय योजना का योजनाकार तो जवाब देंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग। और जब पूछे पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्ट, वास्तुकार, तो बोलेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनके अध्यक्षता में नेशनल इनकम के ऊपर कमिटी भी सेटअप हुई, राष्ट्रीय आय से जुड़ी समिति, जिसके चेयरमैन महालनोबिस थे। तो महालनोबिस कमिटी किस पर एसोसिएटेड थी? तो हम कहेंगे नेशनल इनकम से। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट्स अबाउट दिस पर्सन प्रशांत चंद्र महालनोबिस। पॉइंट क्लियर? अब आइए हम देखते हैं 30 जून। कुछ नहीं, 30 जून में एक छोटी सी बात है, विश्व क्षुद्रग्रह दिवस, यानी वर्ल्ड एस्टेरॉइड्स डे कहते हैं। आप हम सब जानते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्षुद्रग्रह क्या होता है। हम आप सब जानते हैं छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो सॉलिड पार्ट्स हैं, जो माना जाता है ये हमारे प्लैनेट, सब प्लैनेट्स के बिखरे हुए वो टुकड़े हैं जो बिखर गए समय के साथ। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये वो टुकड़े हैं जो जुड़ नहीं पाए इन प्लैनेट और सब प्लैनेट के साथ। वो आज भी अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन इनके ऑर्बिट कहां? तो ध्यान रखेंगे, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच के ऑर्बिट में ये अपने एक क्या कहते हैं वो पर्टिकुलर स्पीड में मूवमेंट करते हैं। याद रखिएगा, ये कभी कभी भटक जाता है, डिरेल्ड हो जाता है, डिसऑर्बिट हो जाता है। तो याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह यानी क्षुद्र मतलब छोटा, एस्टेरॉइड्स क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह को ध्यान में देखेंगे, कभी कभी रास्ते भटकते हैं तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये मंगल की ओर, पृथ्वी की ओर खिंचेगा, यानी इनसाइड आएगा भटकते हुए। और मंगल पे भी गिरता है, पृथ्वी पे भी गिरता है। जब पृथ्वी पे गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी उसे अपने पोल की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, यानी नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल। और पोल पर खींचने की कोशिश का मतलब यह हुआ कि वो पोल के आसपास ज्यादा गिरती है, सैकड़ों हजारों गिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि सीधा धरती पर ही जाते हैं।
जब वो हमारे आयनोस्फीयर में आते हैं, पृथ्वी के आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में, तो ऑक्सीजन का लेयर उसको मिलने लगता है और आपको मालूम है स्पीड और वेलोसिटी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन के लेयर मिलते ही जब ये 35 से 40 हजार किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आ रही है, ऑब्वियसली स्टार्ट टू बी बर्न विद फ्रिक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ घर्षण होते ही जल उठता है और हम कभी कभी इसे देख पाते हैं और हम कहते हैं अरे पुच्छल तारा, यानी शूटिंग स्टार, जलता हुआ तारा, क्योंकि पूंछ बन जाती है फ्लेम की वजह से। और कभी कभी तो ये आसमान में ही जल भस्म करके राख राख हो जाती है, कभी कई टुकड़ों में बंटते हुए, विस्फोट होते हुए फाइनली धरती पे भी गिरती है। 2015 में रशिया के यूराल पर्वत के पास चिलियाबिस्क औद्योगिक नगर में ऐसा ही एक उल्का पिंड गिरा जिसे 1500 टुकड़ों में बट गया। तो याद रखना ये बहुत ही कीमती मटेरियल होता है, मिनरल्स होता है, डायमंड होता है, कॉपर होता है, प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, ये सब इसमें होता है। तो कुल मिला के हमारी जो बात हुई वो ये कि ध्यान देंगे एस्ट्रॉइड्स डे, तो एस्ट्रॉइड्स के 3 रूप देखा आपने। देखा जब वो अपने ऑर्बिट में सोलर सिस्टम में मूव कर रहा है बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, तो हम उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। जब डिरेल्ड होकर के पृथ्वी के आयनोस्फीयर से टकराने के बाद जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो स्टार्ट टू बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, तब इसका नाम है शूटिंग स्टार यानी पुच्छल तारा। और जब वो अधजले अनबर्न कंडीशन में जो भी छोटे बड़े टुकड़े के रूप में धरती पर गिर पड़ती है, जहां भी गिरे, तो गिर जाने के बाद अब उसका नाम है उल्का पिंड यानी मेटियोर। उल्का, उल्का मतलब होता है अग्नि, पिंड मतलब कोई भी धातु, तो उल्का पिंड यानी अग्नि वाली धातु, तो इसको कहते हैं। मालूम है आपको कोविड का समय चल रहा था, 2020 की बात थी, और हमारे दरभंगा के अंधराठारी ब्लॉक में लोग धान रोप रहे थे अगस्त महीना में, और उस खेत में छपाक से कुछ गिरा, लोग भागे, मरे कोई नहीं, बच गए। 4.5 किलो का ये मेट्रॉइड्स मिला जो आज पटना में रखा हुआ है, उस पर रिसर्च चल रहा है। सो दिस इज द रियलिटी अबाउट द एस्ट्रॉइड्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हम कहते हैं जीवन में बहुत सारी चीजें, एस्ट्रॉइड्स इतना गिरा कि डायनासोर, ठीक है, लुप्त हो गया, मैमथ लुप्त हो गया। हम ये भी मानते हैं कि एस्ट्रॉइड के माध्यम से ही इस धरती पर बहुत सारे मिनरल्स आए हैं, जीव जंतु आए हैं, बैक्टीरिया, वायरस आए हैं। और ये भी मानते हैं जो रेयर मटेरियल है, एक रेयर मिनरल्स है जिसको आप क्या कहते हैं, लिथियम, जो आपके घड़ी के बैटरी से लेके कार जीप की बैटरियां जो आजकल बन रही हैं, ये जब मोबाइल की जो बैटरियां हैं, लिथियम बहुत ही रेयर मिनरल्स है जिसमें बादशाहत कायम करके रखा है चाइना, फिर मंगोलिया, फिर अदर कंट्री। भारत भी इस पे काम कर रहा है। तो कुल मिला के जो बात ये हुई कि लिथियम भी माना जाता है कि ये उल्का पिंड ही रहा जो धरती पे गिरा, कुल मिला के माना जा सकता है। पर इस बहाने हमने आपके साथ बात की, जून फिनिश्ड हो गया है। अगले वीक में हम जुलाई का 2 एपिसोड बनाएंगे, 1 से 15 और 16 से 31। तो चलिए अब थोड़ी देर में हम शुरुआत करेंगे, क्या यू नो अंडरस्टैंड, कि अब हम शुरुआत करेंगे जीएस फाउंडेशन पॉलिटिकल साइंस की क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।